लास्ट क्लास में हम हाइड्रोजन चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन्स की बात कर रहे थे। हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात की थी और हाइड्रोजन की अकरेंस की, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, आज हम प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन की बात करेंगे कि डाई हाइड्रोजन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। देखो, प्रिपरेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन बनाने के मेथड्स की बात करेंगे। अब देखो, हाइड्रोजन बनाने के जो मेथड्स है वो डिपेंड करता है कि आपको हाइड्रोजन कितनी अमाउंट में चाहिए होती है। ठीक है, आपको लेस अमाउंट में चाहिए होती है या आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन चाहिए होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिपेंड करेगा। तो हाइड्रोजन बनाने के हम दो टाइप के मेथड पढ़ेंगे, एक तो लेबोरेटरी के मेथड और एक कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन की बात करेंगे, जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं। लेबोरेटरी मेथड, देखो लेबोरेटरी में डाई हाइड्रोजन बनने के लिए हम जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे मेथड वो यूज करेंगे। ठीक है, नॉर्मल मेथड। जैसे क्या होता है, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये रिया सतवीर सिंह कौन है, अपना नाम बताओ, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। रिया सतवीर सिंह 7C RS। ओके देन गो। तो देखो, लेबोरेटरी में हम कैसे बनाएंगे, मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन कराएंगे। मेटल है जो पाउडर फॉर्म में होगी, जैसे जिंक मेटल ले लो, जिंक के ग्रेनल्स ले लो पाउडर फॉर्म में। इसकी रिएक्शन आप एसिड से करा दो, जैसे HCl से करा दो। ठीक है, तो क्या बनेगी, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़े हैं ऐसे मेथड। ठीक है, दूसरा, यदि आप मेटल की रिएक्शन बेस से कराओगे तो भी हाइड्रोजन बनती है ना। कुछ मेटल है वो बेस के साथ रिएक्शन करके, एसिड के साथ रिएक्शन करके डाई हाइड्रोजन गैस देती है, जैसे जिंक प्लस NaOH। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2Zn O2 प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी मेथड है बिल्कुल। जो लैब में हाइड्रोजन बनाते हैं हम इन्हीं मेथड से बनाते हैं, बिकॉज लैब में आपको बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन चाहिए होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन की। कौन से मेथड की बात करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ H2 इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है बाई बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर, है ना, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। इसमें क्या होता है, देखो, एक सब कंटेनर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, जिनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एनोड और कैथोड, है ना। ये एनोड होगा मान लो, ये कैथोड हो गया।
अंदर क्या डालते हैं, जिस सब्सटेंस का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, जिसको आपको डिकम्पोज करना है, ठीक है, लाइट सप्लाई करके ना, बैटरी इसलिए लगाई है ना, तो उसका सॉल्यूशन हम लेते हैं। तो मुझे हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो यहाँ पे हम वाटर को यूज करेंगे, और वाटर भी कौन सा वाटर यूज करेंगे, एसिडिफाइड वाटर यूज करेंगे, मतलब उसमें ऑलरेडी हमने कुछ एसिड डाल दिया है, H+ आयन उसमें होंगे, ठीक है। तो एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, है ना। एसिडिफाइड वाटर इसलिए लेता हूं मैं, देखो नॉर्मल वाटर का आप जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एसिडिफाइड वाटर यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी हम एसिड की मिला देते हैं, जिसके कारण वाटर का डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो क्या रिएक्शन हो गया, देखो आपने जो वाटर लिया है, नहीं डिस्टिल वाटर लिया है तो फिर तो है ना, मतलब डिस्टिल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, वहां पे है ना सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। डिस्टिल वाटर नहीं, सॉल्टेड वाटर लेना है। तो यदि आपने एसिडिफाइड वाटर लिया है ना, उसमें थोड़ा बहुत क्या मिलाना पड़ेगा, ट्रेसेज ऑफ एसिड मिलाना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत एसिड डालना पड़ेगा। कई बार हम बेस भी मिला सकते हैं, है ना, हम बेसिक वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, बट ज्यादा प्रिफरेबल है वो एसिडिक वाटर रहता है, बिकॉज वहां पे करंट का कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आता है इस प्रोसेस में, जब हम एसिड लेंगे तो, ठीक है। और बेस भी हम मिला सकते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यही होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो और किसी केमिकल कंपाउंड को क्या कर दो, आप ब्रेक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस दूसरी क्या मिलेगी मुझे, ऑक्सीजन मिलेगी। हाइड्रोजन कहाँ पे मिलती है, कैथोड पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, कैथोड पे। और ऑक्सीजन कहाँ पे मिलती है, एनोड पे मिलती है। ऑक्सीजन कहाँ पे मिलती है, एनोड पे मिलती है, ठीक है। इस तरह से हम एसिडिफाइड वाटर का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसलिए लिया है बिकॉज ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पे आप एक्चुअली में इलेक्ट्रोड है उनका कुछ नहीं हो रहा, जैसे इलेक्ट्रोड पहले थे वैसे ही बना रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोड तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, और कुछ नहीं काम है इनका, ठीक है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट होते हैं, है ना, वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, उनमें कोई केमिकल डिकम्पोजिशन वगैरह उनका कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर करते हैं, समझ गए। हाँ G2 के बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये तो एक मेथड होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर हो गया, ठीक है। अब हम एक और मेथड पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड है, एक को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, यदि आपको हाई प्यूरिटी डाइहाइड्रोजन चाहिए, हाई प्यूरिटी, इसमें प्योरिटी परसेंट बहुत ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 99.5% होता है, 95%, ठीक है, 100 के लगभग ही होती है ये, ठीक है। प्लेटिनम का कंसेप्ट ये होता है कि प्लेटिनम क्या होता है, एज ए यहाँ पे ना सेल रिएक्शन में वैसे पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। मतलब कई बार आपने पढ़ा होगा कि है ना, कॉपर का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम इम्प्योर कॉपर का कैथोड मतलब एनोड लेते हैं, प्योर का कैथोड लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे तो कॉपर है वो डिग्रेड होकर डिपोजिट हो जाता है, वैसे साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, मतलब इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उस पूरे रीजन में इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ काम है, ये इनर्ट होते हैं बिल्कुल, ठीक है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता वैसे, बस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, किसका, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का, किसका करना पड़ेगा, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस से मुझे क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कई स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज आते हैं कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन कैसे मिलेगी, यहाँ पे तो बेरियम मिलना चाहिए, नहीं, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से रहेगा, ठीक है, बिल्कुल आयनाइज फॉर्म में रहेगा अंदर, ठीक है। प्लस यहाँ पे और क्या क्या रहेगा, वाटर भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, मतलब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन है वो Ba+2, और वाटर से कंपेयर करें तो ये इलेक्ट्रॉन है वो इजीली करता है, ठीक है। यहाँ पे
तो यहाँ पे किसका एज ए रिडक्शन होता है, वाटर का होता है, ठीक है। वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस दे देता है आपको, +2OH- बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो बेरियम +2 वो सॉल्यूशन में ही रहता है, ठीक है, ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। और यहाँ पे प्योरिटी परसेंटेज ज्यादा होने के कारण कई बार इस प्रोसेस को भी हम क्या करते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि हाई प्योरिटी हाइड्रोजन कैसे मिल सकती है, तो बस जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही आपको याद करना है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो निकल इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड भी इनर्टी होती है ना, मतलब इलेक्ट्रोड ना आप प्लेटिनम की यूज कर लो या निकल के, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है, और ना यहाँ पे बेरियम +2 का कोई रोल है, ना बेरियम बढ़ेगा। देखो पर ध्यान देना एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इसलिए यूज करते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, कि OH- आयन बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इन्हीं OH- आयन के कारण यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस की जो यील्ड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बस ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और कुछ नहीं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, यदि मोल्टेन बेरियम हाइड्रोक्साइड होता, ध्यान देना मोल्टेन, एक्वस नहीं, मोल्टेन बेरियम हाइड्रोक्साइड होता, अब ध्यान देना, अब आपको हाइड्रोजन नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली, बिकॉज अब वाटर नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें क्या है, बेरियम +2 प्लस OH- आयंस है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या हो जाएगा, बेरिलियम बनाएगा, बेरियम बनाएगा, सॉरी, ठीक है। क्या बनाएगा, बेरियम बनाएगा। जब भी मोल्टेन दिया वो, जैसे मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaOH, ठीक है, तब आपकी मेटल बनती है, क्या बनती है, मेटल बनती है कैथोड के ऊपर, ठीक है। ध्यान देना ये चीज, क्योंकि एक्वस आने से क्या बनती है, हाइड्रोजन बनती है। क्यों, क्योंकि एक्वस में क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन +OH- में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। वैसे ये चीज है ना आगे है ना +2 में बहुत आती है, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे हम देख लेंगे इस चीज को, है ना। बस इतना यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना आपको, मतलब हाइड्रोजन एक सिंपल सा चैप्टर है, एनसीईआरटी में जो लिखा है उनको आप अच्छे से पढ़ लो एक बार, ठीक है, समझ के आपका चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा उसमें हाथ पैर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड की बात करूं मैं। नेक्स्ट है क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। बताओ क्लोर एल्कली प्रोसेस में कौन से सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, आपने 10th में पढ़ा था। किस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस में, बताओ। 10th में ना, मतलब एसिड बेस वाले चैप्टर में, हाँ किसका कराएंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस होता है किसका, हाँ ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब NaCl एक्वस का होता है, किसका होता है, ब्राइन सॉल्यूशन का होता है ना, ब्राइन वाटर बोल दो या ब्राइन सॉल्यूशन, ये क्या होता है, NaCl एक्वस, क्या होता है, NaCl एक्वस ना। वाटर में NaCl की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब देखो ध्यान से देखना रिएक्शन क्या क्या होगी, सब समझना इधर, ठीक है। मैं आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन भी बताता हूँ, और ओवरऑल रिएक्शन भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन का मतलब जानते हो ना सब, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखना कहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, NaCl एक्वस में क्या प्रेजेंट है, Na+ आयन है, Cl- आयन है, और वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें, ठीक है। पेन रुक गया, रेड पेन से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, वो खत्म हो गया, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मुझे बताना आप, बताओ कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आना चाहिए, Na+ आएगा या Cl- आएगा या वाटर आएगा, एक्वस है ना, NaCl एक्वस की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें इतनी इतनी चीजें हैं, Na+, Cl- और वाटर। जैसे अभी मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला बताया था आपको, बेरियम +2 आया था या वाटर आया था, ध्यान से देखना, इसी को जो है कंफ्यूज हो जाओगे दोबारा आप, ठीक है। फिर से वही चीज मैं बता रहा हूँ, जब तक मोल्टेन नहीं लिखा हुआ है तब आपका मेटल नहीं आएगा, कौन आएगा फिर, वाटर आएगा, कौन आएगा, वाटर आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर है वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, गेन कर लेता है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। और किस में चेंज हो जाएंगे, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH माइनस मिल जाएगा मुझे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH माइनस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये होगी आपके कैथोड की रिएक्शन। अब बताओ एनोड पे कौन आएगा, एनोड पे क्या होता है, लॉस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा इनमें से, बताओ किसके पास इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब जो लॉस करने वाला कौन है ना, Cl माइनस या पास, ठीक है। तो Cl माइनस ना, ये तो आएगी आपको यूज कर ही लिया, तो Cl माइनस क्या आ जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। तो फिर 2Cl माइनस है वो किसमें बदल जाएंगे, क्लोरीन गैस में बदल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का 2 क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, है ना, वो लॉस कर देंगे, ठीक है। अब बताओ ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो है ना, मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन से तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन जब ऐड करूंगा तो, ठीक है। क्या बन गया, 2Cl नेगेटिव प्लस 2H2O किस में चेंज हो जाएगा, H2 प्लस Cl2 प्लस 2OH माइनस। अब ध्यान देना, बस एक चीज पूछता हूँ, मैंने सारे आयंस को ले लिया, यहाँ पे Cl माइनस ले लिया, यहाँ पे H2O ले लिया, ठीक है, कैथोड पे। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सॉल्यूशन में बच गई, कौन सा रिमेनिंग रह गया जो ऐसे बचा पड़ा है अभी, कौन सा आयन है, Na प्लस आयन, शाबाश, कौन सा, Na प्लस आयन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ओवरऑल रिएक्शन है ना, उधर भी क्या है, देखो यहाँ पे 2 Cl माइनस है ना, तो हम बैलेंस करने के लिए उसको है ना 2 Na प्लस इधर भी लगा देते हैं, है ना, और 2 Na प्लस क्या लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, दोनों तरफ लगा देंगे, है ना, बिल्कुल दोनों तरफ लगा देंगे, ठीक है। 2 Na प्लस इधर भी, 2 Na प्लस इधर। अब बताओ क्या बन गया ये, 2 Na प्लस प्लस 2 Cl माइनस क्या बन गया, NaCl बन गया ना, 2 NaCl बन गया, ठीक है। और ये क्या बन गया, OH माइनस प्लस Na प्लस, NaOH बन गया, ये क्या बन गया, NaOH। बताओ आपका कैथोड पे तो क्या मिली आपको, हाइड्रोजन, एनोड पे मिली क्या आपको, क्लोरीन, और साथ साथ में क्या बन रहा है यहाँ पे, NaOH बन रहा है। ये क्या है, एल्कली है ना, ये बेस है, बेस है ना ये, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज उसमें हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन के साथ साथ और क्या बनता है, एल्कली भी बनता है, NaOH भी बनता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। सिंपल सा प्रोसेस है ना। आपके पास ये इतने सारी चीजें हैं, है ना। कैथोड पे कौन आएगा, वाटर आएगा, वाटर इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, किसमें चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन में। एनोड पे कौन आएगा, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, किसमें कन्वर्ट होएगा, Cl2 में। ओवरऑल रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। दोनों साइड में Na प्लस लगा देना, जो कि बचा है ना, इधर NaCl मान लेंगे हम, इधर क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। मतलब समझने के लिए ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या बताती है कि आपने NaCl का क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया ना, इस चीज का आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो आपको क्या मिला, हाइड्रोजन तो मिली आपको कैथोड पे, और Cl2 मिली आपको एनोड पे, और NaOH आपको क्या मिला, एज ए साइड प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ये है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, है ना। ये इसकी हाफ हाफ रिएक्शन है, कैथोड और एनोड की रिएक्शन है, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। 2 NaCl प्लस 2 H2O क्या मिलेगा, H2 प्लस Cl2 प्लस NaOH मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली के नाम से जानते हैं। क्लोर का मतलब क्लोरीन, एल्कली का मतलब NaOH, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो आप। और भी मेथड पढ़ते हैं, देखो देखो नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोजन गैस बनाने का, जो फोर्थ मेथड है वो है हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन से हम अब हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, यदि हम हाइड्रोजन मतलब यदि हम हाइड्रोकार्बन है उनकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, स्टीम से करवाएंगे, ठीक है। इफ वी रिएक्ट हाइड्रोकार्बन विथ स्टीम, ठीक है, देन वी विल गेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देख लो इधर, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन लो आप, है ना, एल्केन को हम यूज करते हैं, एल्केन CnH2n+2, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है मुझे, स्टीम से करवानी है ना। स्टीम मतलब H2O गैस से, ठीक है। और यहाँ पे हीटिंग होती है ना, स्टीम है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हीटिंग होती है, 1273 केल्विन के लगभग टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है निकल, निकल यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करें, सारे सारे लोग इधर ध्यान देना, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ देखो, बैलेंस करने के लिए पहले इधर कार्बन देखो, कितने कार्बन इधर, एन कार्बन है ना, CN, तो इधर कितने कार्बन आएंगे, फिर NCO आएंगे ना, N आएंगे, बिल्कुल हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए इधर, N ऑक्सीजन हो गया ना, N ऑक्सीजन हो गए इधर, N कार्बन हो गए, कार्बन तो बैलेंस है। इधर देखो एक ऑक्सीजन है, तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे इधर, N हो जाएंगे, तो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। बताओ इधर कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, हाइड्रोजन एटम कितने हो गए इधर, 2n+2 तो ये हो गए, है ना, 2n+2 तो एक हो गए, प्लस ये n×2 कितना हो गया, 2n, टोटल कितना हो गया, 4n+2 हो गए। बताओ यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आएगा बैलेंस करने के लिए, इधर टोटल हाइड्रोजन एटम है 4n+2 है, इधर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सोचना अच्छे से। अरे ये इतने हाइड्रोजन एटम है 4n+2, अब ये इसको मैं बैलेंस करूंगा, मान लो इस इधर दोनों से, तो कैसे करूंगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये एटम फॉर्म में, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर दो, 4n+2 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2n+1 आ जाएगा, ठीक है, 2n+2 नहीं, 2n+1, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4n+2 को, ठीक है। इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो CnH2n+2 प्लस NH2 क्या बन जाएगा, NCO प्लस 2n+1H2, ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो इतनी रिएक्शन को आप ना कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, देखो मैं इसको सिंपल बना देता हूँ। बताओ n की वैल्यू 1 रखते ही क्या बनेगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा उधर, n की वैल्यू 1 रखो तो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, n की वैल्यू 1 रख दो CnH2n में, तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा ना, क्या बनेगा, मीथेन, है ना, मीथेन प्लस n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो क्या होगा, वाटर, तो मीथेन प्लस वाटर क्या बन जाएगा यहाँ पे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 क्या बन जाएगा, 3H2, है ना, n की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 × 1 प्लस मतलब 3 हो जाएगा ना ये, बिल्कुल। ये आप है ना, इसको आप छोड़ दो, इसको आपको देखना ही नहीं, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, देखो इसको इजीली बैलेंस ही कर सकते हो आराम से, क्यों नहीं कर सकते, CH4 प्लस वाटर, CO प्लस H2, बस बैलेंस कर ही सकते हो इजीली, है ना। बैलेंस कैसे करोगे, इधर कार्बन देख लो, इधर एक कार्बन एक कार्बन, इधर ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन देख लो, 4 2 6, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, इधर 3 × 2 6 होते हैं, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं इजीली, है ना। तो मतलब हाइड्रोकार्बन की जब आप स्टीम से रिएक्शन कराते हो तभी आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 इज नोन एज इसको क्या बोलते हैं, हम वाटर गैस के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस का नाम होता है वाटर गैस, CO प्लस H2 का एक एक मोल का मिक्सर होता है ना, उसका नाम होता है वाटर गैस। वाटर गैस को ऐसे मत समझ लेना स्टीम होती है, स्टीम नहीं होती, ठीक है, नाम पड़ गया वाटर गैस, ठीक है, ध्यान रखना। कई वाटर गैस, कई पूछेगी वाटर गैस क्या होती है, भाई वाटर की गैस बना लो वो वाटर गैस हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो CO प्लस H2 का जो इक्विमोलर मिक्सर है, एक एक मोल मिक्सर है, उसको बोलते हैं वाटर गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, ठीक है, वाटर गैस का एक और नाम होता है CO प्लस H2 का, इसको हम सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस और सिन गैस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सिन गैस, है ना। देखो सिंथेसिस गैस क्यों बोलते हैं या सिन गैस क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है कि CO प्लस H2 दोनों को हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन में, है ना। इससे हम क्या बना सकते हैं, देखो मान लो हाइड्रोकार्बन को बना सकते हैं कैसे, CO प्लस H2 2H2 जब रिएक्शन करते हैं ना, तो ये क्या बनाते हैं, मिथेनॉल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिथेनॉल, CH3OH बना देते हैं ना, तो ये मिथेनॉल के सिंथेसिस में काम आ रही है, ठीक है। वाटर गैस को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मिथेनॉल के सिंथेसिस में काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए CO प्लस H2 के मिक्सर को क्या बोलते हैं, हम वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, जब भी हम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवाते हैं स्टीम से, तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस मिलती है, जिसके मिक्सर को हम इक्विमोलर मिक्सर को हम वाटर गैस के नाम से जानते हैं, और इस वाटर गैस का सिंथेसिस गैस या सिन गैस भी नाम होता है, बिकॉज इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस या इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मिथेनॉल एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दैट्स व्हाई इसका नाम सिन गैस भी हो गया, ठीक है ना। एक तो सिन गैस को हम कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन की स्टीम से रिएक्शन करने से भी बना सकते हैं,
एक और तरीका है मतलब सिन गैस बनाने का, यदि आप कॉल के साथ स्टीम की रिएक्शन करवा दो, कॉल या कोक, ठीक है, उसकी रिएक्शन आप स्टीम से करवा दो तो भी आपको वाटर गैस मिलती है। ठीक है, देखो ध्यान से, दूसरी रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं। यदि आप कोक या कॉल की रिएक्शन स्टीम से करवा दो, स्टीम से करवा दो तो भी आपको क्या मिलेगी, CO प्लस H2 का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, इसको भी वाटर गैस बोलते हैं, बट इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कॉल गैसिफिकेशन होता है। क्या होता है, सॉरी, गोल गैसिफिकेशन नहीं, कॉल गैसिफिकेशन, कॉल गैसिफिकेशन नाम पड़ गया, कॉल से बना रहा हूँ गैस तो कॉल गैसिफिकेशन हो गया। यहाँ पे भी हीटिंग होती है बिल्कुल 1273 केल्विन के लगभग, और निकल कैटलिस्ट यहाँ पे भी यूज होता है ना, यहाँ पे भी हम हीटिंग करवाते हैं और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होगी कॉल गैसिफिकेशन रिएक्शन। अब ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है, देखो इसमें से कई बार क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस की मतलब क्वांटिटी और बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसी रिएक्शन को शिफ्ट कर देते हैं, है ना। ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ना, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। कैसे कर देता हूँ, देखो यहाँ जो बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे जो बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन में किससे करवा देता हूँ, वापस मैं स्टीम से करवा देता हूँ। ठीक है, किससे करवा देता हूँ, मैं स्टीम से करवा देता हूँ। और यहाँ पे कैटलिस्ट, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रखा जाता है ना, इससे हाफ। और कैटलिस्ट यहाँ पे आयरन क्रोमेट होता है। क्या होता है, आयरन क्रोमेट, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। यहाँ पे आयरन क्रोमेट है, वो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, और बनेगा क्या यहाँ पे, देखो CO2 प्लस H2, क्या बनता है, CO2 प्लस H2, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और बन गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है यहाँ पे, उसकी रिएक्शन वापस आपने स्टीम से करवा दी तो मुझे और हाइड्रोजन मिल गई। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है वाटर गैस, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या होता है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को शिफ्ट कर दिया आपने स्टीम से वापस रिएक्शन करवा के। ठीक है, वाटर गैस जो बनी थी उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की आपने वाटर वापस स्टीम से रिएक्शन करवा दी आपने, H2O गैस से रिएक्शन करवा दी, जिसके कारण CO2 प्लस H2 बनता है। तो रिएक्शन को आपने शिफ्ट कर दिया, इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है ना, कई मतलब आप मॉड्यूल में देखोगे तो इसको हम बोस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोस प्रोसेस, बोस प्रोसेस, वो नहीं बोस नहीं, वो नहीं बोस, BOOS नहीं। ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट का नाम होगा, ठीक है, उसके हिसाब से नाम दे दिया। बोस प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन वाली रिएक्शन को हम बोस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोक की रिएक्शन किससे करवाई, स्टीम से करवाई, तो भी मुझे वाटर गैस मिल गई। ठीक है, फिर मैंने जो CO है उसकी वापस रिएक्शन स्टीम से करवा दी। ठीक है, तो मुझे वापस हाइड्रोजन और मिल गई। ठीक है, इस प्रोसेस को हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और बोस प्रोसेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सेपरेट कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर आपको पता है एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्क्रबिंग करते हैं, उसमें कोई एल्कली मिक्स कर देते हैं, उसमें कोई एल्कली सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं। तो वो एल्कली सॉल्यूशन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे एल्कली यूज करते हैं हम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, सोडियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एल्कली का नाम होता है वो सोडियम आर्सेनाइड होता है। ठीक है, आर्सेनिक का कंपाउंड है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, एक और प्रोसेस छोटा सा यूज कर लेते हैं कई बार, लेन प्रोसेस से भी बना सकते हैं ना। देखो नाम तो अजीब है बट रिएक्शन कुछ भी नहीं है ना, लेन प्रोसेस से भी हम बना सकते हैं। साइंटिस्ट के नाम की स्पेलिंग रिपीट कर दो, अरे स्पेलिंग का क्या करना है, BOSCH है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान में रखनी रखनी है। ठीक है, आपको कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि बॉस प्रोसेस है ये क्या है, साइंटिस्ट का नाम बताओ, ऐसा कुछ नहीं आता। बट इस प्रोसेस का नाम आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, बस वही है। तो लेन प्रोसेस क्या होता है, लेन प्रोसेस में क्या होता है, जो आयरन होता है, हॉट आयरन होता है ना, हॉट आयरन के ऊपर क्या डाली जाती है, सुपर हीटेड स्टीम डाली जाती है। क्या डालती है, सुपर हीटेड स्टीम, है ना, बहुत अच्छे से हीट की हुई क्या डालती है, स्टीम लेते हैं हम, सुपर हीटेड स्टीम, है ना। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं यहाँ पे
Fe3O4 आयरन का एक कंपाउंड होता है ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इससे भी आप हाइड्रोजन बना सकते हैं। ठीक है, Fe3O4 है, जिसको मैग्नेटाइट के नाम से भी जानते हैं ना, इसका नाम का तो आगे +2 में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। मैग्नेटाइट, इसका नाम मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलती है, इसको लेन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब आप आयरन है उसकी रिएक्शन सुपर हीटेड स्टीम से करवा दोगे तो भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये हाइड्रोजन बनाने के मेथड थे। क्या क्या मेथड थे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेबोरेटरी मेथड इजी थे, एसिड बेस से रिएक्शन करवा दो मेटल की, हाँ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर कमर्शियल मेथड की बात करें तो पहला प्रोसेस क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, जिसमें हाइड्रोजन गैस मिलती है आपको कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस मिलती है आपको एनोड पे। यदि आपको बहुत ज्यादा प्योरली हाइड्रोजन चाहिए 99.99%, तो आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा एक्वस सॉल्यूशन का। ठीक है, वो प्रोसेस है। और आप हाइड्रोकार्बन से भी हाइड्रोजन ऑब्टेन कर सकते हो। यदि आपने हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन स्टीम से करवा दी तो आपको CO+H2 मिलती है। CO+H2 को हम वाटर गैस भी बोलते हैं, है ना। वो कई हाइड्रोकार्बन के सिंथेसिस में काम आती है, इसलिए उसको हम सिन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने कॉक से बनाई थी जिसको कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। फिर हमने वाटर गैस से रिएक्शन पढ़ी थी, और अब हम लेन प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन बनाने के मेथड्स। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स अपने कंप्लीट है जिससे हम कमर्शियली हाइड्रोजन को बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की केमिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, मतलब दिखने में कैसी होती है हाइड्रोजन। ठीक है, कोई टेस्ट आता कि नहीं आता। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, हाइड्रोजन का न तो कोई स्मेल होती है। ठीक है, कोई स्मेल नहीं होती उसकी। ठीक है, अमोनिया गैस की तरह। अमोनिया की तो क्या होती है, पंजेंट ऑर्डर होती है। ठीक है, जैसे अमोनिया गैस को अपने नाक के पास लाओगे ना तो आप भी क्या हो जाओगे, ठीक है, आपका भी एक बार माइंड है वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया गैस क्या होती है, पंजेंट होती है। ठीक है, तो इसकी कोई स्मेल नहीं होती, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी है क्या। ठीक है, तो ये ऑर्डरलेस होता है। क्या होता है, ऑर्डरलेस होती है ना। इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, कोई लाल पीली गुलाबी गैस नहीं होती है। ठीक है, कोई इसका रंग नहीं होता कैसा भी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पिंक कलर का धुआं उड़ रहा है आसमान में, ठीक है, उससे पता चल जाएगी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यहाँ पे कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो ये कलरलेस होती है। क्या होती है, कलरलेस होती है। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, कोई नमकीन टेस्ट है, कोई मीठा टेस्ट है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जीभ पास लाके से पता चल जाएगा कि हाँ, है ना, मीठा स्वाद आया या फिर नमकीन जैसा है तो हाइड्रोजन गैस है। नहीं नहीं, है ना, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो आप कलर के बेसिस पे, स्मेल के बेसिस पे और टेस्ट के बेसिस पे इसका पता ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस होती है। ठीक है, और बट क्या होता है, इसका कंबसन हो सकता है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन के केस में बर्न हो जाती है ना, और आग पकड़ लेती है। हाइड्रोजन गैस है वो कम्बस्टिबल गैस होती है। क्या होती है, कम्बस्टिबल गैस होती है, कम्बस्टिबल होती है। ठीक है, क्या होती है, कम्बस्टिबल होती है ना। और आपने एक 10th में पढ़ा था कि ये पॉप साउंड भी प्रोड्यूस करती है मोमबत्ती के पास लाने पे, तो वो भी उसको जानने का तरीका है। देखो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में क्यों पढ़ रही है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि गैस को मैं कैसे पहचान सकता हूँ। देखो, अलग अलग तरीके होते हैं गैस को पहचानने का। कई बार ना टेस्ट से पहचान लेते हैं, स्मेल से पहचान लेते हैं, कई बार कलर से। जैसे NO2 गैस होती है, ब्राउन कलर का ऐसे उसका धुआं होता है, स्मोक होता है। ठीक है, एक होती है S2S गैस, है ना। S2S गैस कौन सी होती है, S2S गैस। इसकी जो स्मेल होती है ना, वो रोटन एग जैसी होती है, जैसे कोई अंडा सड़ गया हो। ठीक है, तो उसका पता चल जाता है कि ये गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम कलर से, टेस्ट से, स्मेल से, है ना, हम गैसेस का पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन होती है, ये एयर से क्या होती है, हल्की होती है। एयर से तो हल्की होगी बिकॉज हाइड्रोजन का मास तो 2 ही ग्राम है, और एयर का मास तो काफी ज्यादा है। एवरेज मोलर मास एयर का देखोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, 30 ग्राम से लगभग आ जाएगा, 29 के लगभग। ठीक है, तो ये एयर से क्या होती है, हल्की होती है। वाटर में इनसोल्यूबल होती है। ठीक है, वाटर में ये डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, वाटर में क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है। बताओ इनसोल्यूबल क्यों होती है वाटर में, कोई बता सकता है मुझे। हाइड्रोजन गैस हो, वाटर में इनसोल्यूबल होती है।
कई ऐसे सोचते हो कि वाटर में तो होती है हाइड्रोजन, अरे वाटर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पास में लाके छोड़ दोगे तो वाटर बन जाएगा इजीली, नहीं नहीं, उसके लिए कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। देखो हाइड्रोजन गैस वाटर में इसलिए इनसॉल्युबल होती है बिकॉज वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है ना, क्या होता है, पोलर होता है, तो पोलर पोलर को डिजोल्व करता है। क्या हाइड्रोजन पोलर है या नॉन पोलर है, मुझे बताओ। H2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है कि नहीं होता है, ये पोलर है या नॉन पोलर, H2 है नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये वाटर में मतलब पोलर पोलर में सोल्यूबल होता है और नॉन पोलर में होता है। या फिर यदि जो गैस हाइड्रो मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए वो इजीली सोल्यूबल होता है, जैसे अमोनिया गैस अच्छे से सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वो तो नॉन पोलर है, तो फिर वो पोलर चीज में डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। तो वाटर में क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो किसी भी मतलब गैस हो चाहे कोई भी मतलब मॉलिक्यूल हो, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, किस चीज पे डिपेंड करती है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी रिएक्टिविटी, ठीक है, वो डिपेंड करती है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन है, यदि ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो ऑब्वियस है इसका जब तक एच बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा तब रिएक्ट ही नहीं करेगी, ऐसा थोड़ी डायरेक्ट रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। होता क्या है, इसका एच सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्लोरीन का एफ सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तब जाके ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और 2HF का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो किसी भी गैस की है ना, मतलब मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे, है ना, उसका बॉन्ड कितना जल्दी ब्रेक हो रहा है ना। तो हाइड्रोजन होता है ना, उसमें ना वनएस वनएस ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, उसके कारण यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इतना कोई वीक बॉन्ड नहीं होता। ऑल्दो नॉन डायरेक्शनल है ना, वो चीज को फेवर नहीं कर रही, बट एन की वैल्यू बहुत कम होती है, ऑर्बिटल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो एच का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो रूम टेम्परेचर पे नहीं टूटता, है ना, ना ही ये कोई 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पे टूटता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तब जाके एक मोलिकुलर हाइड्रोजन है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलो एक आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी होती है एयर में, और ऑक्सीजन भी होती है और अदर गैसेज भी होती है, बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट क्यों नहीं करती, बताओ NO2 वगैरह NO क्यों नहीं बनाती, क्या बता सकते हो। फिर तो एयर में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो नहीं होनी चाहिए ना, फिर तो NO2 या NO हो जानी चाहिए, मतलब रिएक्शन कर लेगी, ये सीधी सीधी बात है, पर अब क्यों नहीं करती, N2 और O2 आपस में रिएक्शन क्यों नहीं करती है एटमॉस्फेयर में, क्या रीजन है। अगर यदि रिएक्शन कर लेगी तो क्या हो जाएगा, फिर तो दुनिया खत्म हो सकती है ना, क्यों नहीं करती, हाँ क्योंकि इनके बॉन्ड टूटते नहीं है ना, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना, नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड होता है ना, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो एटमॉस्फेयर वाले टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होने वाले, चिंता मत करो, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप, ठीक है। वो कहाँ ब्रेक होते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ब्रेक होते हैं, यदि सन का हाई टेम्परेचर आए तब जाके इनके बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो भी एक रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करते, यदि हाई टेम्परेचर हो तब वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हाइड्रोजन गैस भी क्या करती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती है, बिकॉज उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, काफी होती है, ठीक है, एफ से ही ज्यादा होती है, ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे इसको एक छोटा सा मतलब एक एग्जाम्पल लिया हुआ एनसीईआरटी में, तो ऐसा बताया गया है ना, वो देखो, हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड हाई टेम्परेचर भी बनेगा, देखो यदि आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया, किसमें, एटॉमिक हाइड्रोजन में, ठीक है, तो दो केस ले रहा हूं मैं, ठीक है, दो केस ले रहा हूं, यदि मैं टेम्परेचर लगभग 2000 केल्विन के पास रखूं, ठीक है, और मैं टेम्परेचर 5000 केल्विन के पास रखूं, ठीक है, तो यदि मैंने 2000 केल्विन रखा तो ये रिएक्शन इतनी परसेंट कंप्लीट, लगभग 0.08% कंप्लीट होती है रिएक्शन, मतलब होती ही नहीं है, आपका प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता, मतलब मैं 100 के हिसाब से बात करूं तो ये रिएक्शन 2000 केल्विन पे 0.08% मतलब होती है, मतलब आपका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में नहीं कन्वर्ट होता, बट
उसी जगह में टेम्परेचर 5000 कर दूं तो ये रिएक्शन 95.5% कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि H2 गैस की रिएक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इसलिए बढ़ती है बिकॉज हाई टेम्परेचर पे HH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको एटॉमिक हाइड्रोजन बनानी है तो आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी। वैसे भी आपको है ना, मैंने कराया था कि हाइड्रोजन एटम है वो स्टेबल होने के लिए 3 तरीके से काम कर सकता है। एक तो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, एक वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है। तो ये 3 मेथड है ना, वो तो मैंने करवाई दी है, यहाँ पे बात नहीं करूंगा उनकी मैं। ठीक है, उनको मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, अब बाकी हम उसकी केमिकल रिएक्शन देखें। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं हेलोजन के साथ, है ना, रिएक्शन विथ हेलोजन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होते हैं। ठीक है, तो यदि आप हाइड्रोजन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराओगे, किससे कराओगे, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पे, HF बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2HF बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं नॉर्मली ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, बार बार सबके लिए नहीं, H2 + X2 क्या बन जाएगा, 2HX। क्या बन जाएगा, 2HX। ठीक है, यहाँ पे X हो सकता है आपका, X2 क्या क्या हो सकता है, F2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, जो भी हो सकता है। वीडियो क्लियर नहीं है, हो जाएगी। अब देखो ये रिएक्शन आपको दिख रही है ना, मतलब यदि आप हाइड्रोजन की रिएक्शन हेलोजन से कराओगे तो आपको HX मिलेगा, है ना। X यहाँ पे FCl Br I हो सकता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आप HF का फॉर्मेशन कर रहे हो, इफ यू आर मतलब प्रिफरिंग HF, ठीक है, आप हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको डायरेक्ट कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। कौन सी कंडीशन, डायरेक्ट कंडीशन। पिक्चर क्लियर नहीं है, 1 मिनट वेट करो, थोड़ा सा हो जाएगी। अभी क्लियर है, ठीक है। तो देखो जब भी आप HF बनाओगे, मीन्स हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन की रिएक्शन करवाओगे, तो आपको डायरेक्ट कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब अंधेरा रखना पड़ता है। ठीक है, रूम के दरवाजे खिड़कियां सब बंद करने पड़ते हैं, लैब के क्यों नहीं, क्यों करने पड़ते हैं, देखो यदि लाइट की प्रेजेंस हुई, मतलब लाइट आई, तो होता क्या है, फ्लोरीन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, मतलब विस्फोट हो जाता है, मतलब एक्सप्लोजन हो जाता है। मतलब होता क्या है, जब भी HF बनता है ना, तो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो आपको डायरेक्ट कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब आप Cl2 से या Br2 से रिएक्शन कराओ तो आराम से, मतलब डायरेक्ट कंडीशन वगैरह इतना कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हो जाएगी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन, बट फ्लोरीन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन के केस में हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजन हो सकता है। यदि आपको H2 की आयोडीन के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है, यदि आपको H2 की आयोडीन के साथ रिएक्शन करवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी होगी, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। ध्यान दे लो, इधर लिख देता हूं मैं, यदि आपको H2 + I2 को रिएक्शन करवाना है तो फिर आपको HI बनेगा आपका, और यहाँ कैटलिस्ट चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 1s और 5p ओवरलैपिंग होती है, बहुत पुअर ओवरलैपिंग होती है, एनर्जी बहुत कम होती है यहाँ पे रिलीज। ठीक है, तो आपको एनर्जी है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको कैटलिस्ट लाना पड़ेगा एक, जो रिएक्शन को फास्ट करेगा, प्लेटिनम। आयोडीन के केस में आपको कैटलिस्ट लाना पड़ेगा। मतलब एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि एक्सप्लोजन से क्या कनेक्शन है। देखो होता क्या है, जैसे लाइट आती है ना, लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, है ना, उनमें एनर्जी होती है। लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, उनमें एनर्जी होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊपर से आप और लाइट लेके आ रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाती है, रिएक्शन बहुत ज्यादा मतलब फास्ट हो जाती है।
मतलब यदि आप जैसे अभी भी मैंने कुछ दिनों पहले चीजें पढ़ाई थी, यदि आप मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर में डालो तो वो रिएक्शन नहीं करता, वो हॉट वाटर में रिएक्शन कर लेता है, बिकॉज हॉट वाटर में क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है रिएक्शन के लिए। तो जैसे लाइट आती है तो लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी मिल जाती है ना। लाइट के कारण रिएक्शन को जो भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत थर्मोकेमिस्ट्री में, तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एक रिएक्शन को चाहिए होती है, ठीक है। वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस में मिल जाती है ना। और यदि आप डायरेक्ट कंडीशन रखो तो वहां पे एनर्जी नहीं मिलती, कोई बाहरी सोर्स से एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। तो डायरेक्ट में तो क्या कोई फोटोन वोटोन होते नहीं, ठीक है। तो फ्लोरीन के केस में यदि आप लाइट रखोगे ना तो ऑलरेडी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ज्यादा लाइट रखोगे तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन हो रही है उसकी बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्शन फास्ट होती जाएगी, और रिएक्शन यदि फास्ट होती जाएगी, ठीक है, तो उससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लोजन क्या है, जिस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाए, उसी को तो हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, धमाका। जिसे कोई बम फूटता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, आप पटाखा छोड़ते हो, उसमें क्या होता है, और आपका जो फ्यूल होता है पटाखे के अंदर, वो बर्न होके क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है, इसी कारण तो क्या होती है, आपको एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? और भी देखो छोटी छोटी रिएक्शन है, यदि आप हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दो, ठीक है, डाई ऑक्सीजन से करवा दो, ऐसे नहीं करवाते नॉर्मली, नहीं, यहाँ पे कुछ कंडीशन मेंटेन होती है, ठीक है, लेबोरेटरी में रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसका होता है वाटर का, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पे डेल्टा एच होती है, वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना। देखो दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, जिसमें एंथैल्पी पॉजिटिव हो, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, और इसमें एंथैल्पी नेगेटिव हो, क्या आती है, एक्सोथर्मिक होती है। थर्ड रिएक्शन बात करूं मैं, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, है ना, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, N2। बताओ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बताओ क्या बनाते हैं, N2 प्लस 3s2 क्या बनाते हैं, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया गैस बनती है, कौन सी बनती है, अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हाई, 673 केल्विन के लगभग होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज को भी आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे कि है ना, हेबर प्रोसेस में बहुत ज्यादा प्रेशर की चीज क्यों जरूरी होता है ना। जब आप लीचेट-लियर प्रिंसिपल पढ़ोगे ना, तब आपको अपने आप ही चीज समझ में आ जाएगी कि प्रेशर की ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ठीक है। और यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज होता है, बताओ कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, हेबर प्रोसेस में, इसका नाम होता है हेबर प्रोसेस, है ना, इसको हेबर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, हेबर प्रोसेस, है ना, N2 प्लस S2 NH3, ठीक है। कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, बताओ, बता सकते हो आप, हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, हाँ, किसी ने नहीं बताया अब तक, निकल, शाबाश। आयरन यूज होता है, कौन सा होता है, आयरन, ठीक है। हेबर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आयरन होता है, ठीक है। और हेबर प्रोसेस है वो अमोनिया फॉर्मेशन का क्या होता है, मेथड होता है, ठीक है। फोर्थ, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल, हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करके आपको पता है हाइड्राइड बनाती है ना, हमने बहुत बहुत पढ़े अभी थोड़े दिनों पहले ही, ठीक है। मतलब आप एल्कली मेटल ले आओ या एल्कलाइन अर्थ मेटल ले आओ, उसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराओगे, है ना, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक ही करना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा, हाइड्राइड्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, हाइड्राइड्स। हाँ, एम क्या है यहाँ पे, एल्कली मेटल, एम क्या है, एल्कली मेटल। मतलब रूम टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होता आपका हाइड्रोजन का, मतलब बॉन्ड है, आपको थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, बिल्कुल, मतलब रिएक्शन करवाने के लिए, इसीलिए हीट करना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, हीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एम यहाँ पे एल्कली मेटल है ना, इनको मेटल हाइड्राइड के नाम से जानते हैं ना, बिल्कुल, है ना। वैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल भी रिएक्शन कर सकती है, ठीक है, जैसे मान लो आपने कैल्शियम की रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाएगा,
CH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH2। कैल्शियम पे चार्ज +2 होता है, हाइड्रोजन पे -1 होता है, ठीक है। CH2 होता है कैल्शियम हाइड्राइड। इसका एक और नाम होता है कमर्शियल, इसको हाइड्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिथ, ठीक है। ये पानी को ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोलिथ भी होता है ना, नाम पड़ गया, ठीक, कॉमन नेम। तो CH2 को हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी? हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। बाकी और क्या क्या कर सकती है बताओ हाइड्रोजन? क्या हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकती है? यस और नो? हाँ कर सकती है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकती है। वो रिएक्शन हम क्या करेंगे? ट्यूसडे को पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप ना टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाय बाय।